Okay, good evening. I'm Dr. Rajiv. Let's study something about surgery, right? Now, just wait. Right, so we are going to discuss about in this video about skin and the subcutaneous tissue. All right, in the skin and the subcutaneous tissue, यहाँ पे 3 चैप्टर्स है. एक बर्न है, राइट, प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और स्किन एज प्रॉपर, राइट. इसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ग्राफ्ट एंड फ्लैप के बारे में जानना, थोड़ा सा सूचरिंग के बारे में जानना जो मेरे सर्जरी का सेकंड वीडियो में मैंने बताया था. पार्कलैंड फार्मूला, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे बर्न्स के लिए है, राइट. और स्किन ट्यूमर्स, राइट, उसका आइडेंटिफिकेशंस हो गया. बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया, जिसको रोडेंट अल्सर भी वहाँ पे एक तरह का अल्सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा. और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मेडिसिन में भी क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिजीज़. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये स्किन ट्यूमर्स आपके इवन डर्मेटोलॉजी स्किन में भी आता है. ठीक है. बट पार्कलैंड फार्मूला एक MCQ में भी आता है और साथ में आपका वाइवा में भी पूछा जाता है, इवन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आपका कभी कभी आता है. ठीक है. वैस्कुलर स्किन लीजन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट. और टाइप्स ऑफ बर्न, ये सब के बारे में हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि ताकि किताब एक्चुअली आप लोग किताब देख के ना डरे नहीं, राइट. नाउ दिस इज़ बेली एंड लव, जिससे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. इट इज़ अ ब्यूटीफुल बुक. ठीक है. मैं बोलूँगा सर्जरी में इससे अच्छा किताब मेरे को मार्केट में नहीं दिखा. आई हैव स्टडीड मैनी बुक्स, आई हैव लाइक गॉन थ्रू मैनी बुक्स. ठीक है. SRB, मणिपाल, सैबिटसन इवन आई हैव सीन. ठीक है. और भी छोटे छोटे बुक्स थे प्रैक्टिकल के. बट यू नो लाइक बेली लव इज़ बेली लव. लाइक इतने अच्छा से कोई अगर समझा सकता है ना, इट इज़ जस्ट बेली लव. सर्जरी का अगर किसी को भी करना है, बेली लव इज़ द बेस्ट बुक इन द मार्केट. नो, आप लोग क्या होता है ना, बुक बड़ा देख के, फॉरेन राइटर देख के डर जाते हैं. ये डरना नहीं है, डर खत्म करो यार. हम लोग हैरिसन बेस्ड स्टडी भी करने वाले हैं. तो आज बेली लव बेस्ड स्टडी की में शॉर्ट में बताएंगे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, राइट. तो सबसे पहले देखते ये किताब को आप पढ़िएगा ना, तो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देंगे वो, कि आप लोग पूरा पढ़ने के बाद क्या है न्यू करिकुलम जो है, जो हम लोग का NMC जो अपना नया है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स दिया जाता है कि ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे लोग को इंटीग्रेटेड स्टडी होगी. ठीक है. तो हम लोग जितने भी वीडियोस पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे, वो हमेशा इंटीग्रेटेड होगा. ठीक है. क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड. ठीक है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. तो मेरा ये जो वीडियो है, इसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, राइट. इट विल बी जस्ट अ ओवरलुक ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, राइट. फिर डिटेल में कुछ हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं और कुछ डिटेल में हम लोग फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हाउ टू स्टडी, जस्ट गो थ्रू एट वंस, राइट. सो आई एम स्टार्टिंग. देखो, सबसे पहले इस बुक का खासियत क्या है ना, वो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताता है. ठीक है. तो आपको फिर से दोबारा एनाटॉमी की बुक या फिजियोलॉजी बुक आपको खोलनी नहीं पड़ेगी, राइट. लाइक स्किन कैन बी डिवाइड इनटू 2 लेयर्स. फर्स्ट इज द एपिडर्मिस एंड सेकंड इज द डर्मिस. बाहर में कौन रहता है? नाम से ही लिखा हुआ है, एपी मतलब बाहर, एपिडर्मिस, राइट, इनर डर्मिस. ये हो गया. नाउ ये हो गया. डीप टू द डर्मिस लाइज द सबक्यूटेनियस फैट. डीप टू द डर्मिस लाइज द सबक्यूटेनियस फैट एंड द रिमेनेंट ऑफ द पेनिकुलस कार्नोसिस. देख के डरना नहीं है कि भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं, नहीं जानना है. जो बेसिक है आपको उतना ही जानना है, राइट. सबसे पहले क्या है? एपिडर्मिस. सेकंड क्या बोले? डर्मिस, राइट. और स्किन एडनेक्सा क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, राइट. मतलब स्किन के साथ और क्या क्या होता है, राइट. तो एपिडर्मिस देखें तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ लेयर्स होते हैं. ठीक है ना. देर आर सम लेयर्स. ठीक. तो 5 लेयर्स होता है. ठीक है. तो कैटिनाइज, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटा बेसालिस, स्पाइनोसम, ग्रैंडोसम, राइट, लुसीडम एंड कॉर्नियम. दिस इज द सुपरफिशियल. डीपेस्ट लेयर क्या हो गया? बेसालिस. एंड स्किन इज द केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. समझ में आया? तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब सॉरी पार्ट्स, राइट. डेफिनेशन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस, तो भी हम लोग लगभग यही चीज़ बोलते हैं कि एपिडर्मिस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स आर केराटिनोसाइट्स, राइट, इन अरेंज इन द लेयर्स, मतलब पैलिसेड फॉर्म में, पैलिसेडिंग ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. ठीक है.
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भी, ठीक है। और बाकी आप डर्मेटोलॉजी जब पढ़िएगा, ठीक है, तो मेडिसिन में तो आप उसको और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। हम लोग ये सब भी डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो, ओके। पहले हम लोग बस देख रहे हैं इसको पढ़ना कैसे है। ये पढ़ लिए, पढ़ के हम लोग जान गए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि मेलानोसाइट कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जो मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं वो बेसल एपिडर्मिस में मेलानोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करता है वो आपका उसमें साइट लिखा रहेगा, ठीक है। मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जैसे केराटिनोसाइट्स मतलब केराटिन प्रोड्यूसिंग साइट्स सेल्स, राइट। तो इस तरह से मेलानोसाइट्स आर द नथिंग बट द डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट हो गया, लोकेटेड इन द बेसल एपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा, अब डर्मिस के बारे में थोड़ा सा चीज़ देखते हैं। इट 95% स्किन रहता है, 95% स्किन, राइट। एंड स्ट्रक्चरली इट इज डिवाइडेड इनटू अ सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि डीपर में रेटिकुलर लेयर, ठीक, ये हो गया। अब क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, द एपिडर्मिस एंड डर्मिस मीट एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, इसको बोलते हैं DEJ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेव लाइक अरेंजमेंट, ऐसे ये उसका इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि इसमें भी डिफेक्ट होता है और उसे एक बीमारी होती है, स्किन में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो ये राइट। उसके बाद क्या है, एडनेक्सा में क्या क्या आ गया। एडनेक्सा में आ जाएगा हेयर फॉलिकल्स, सिबेसियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, राइट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, और ये सबक्यूटेनियस लेयर सबक्यूटिस हो गया, राइट, जिसमें सबक्यूटेनियस फैट ये सब रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अप्रिशिएट कर सकते हो, स्वेट ग्लैंड देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि ये देखिए सेबेसियस ग्लैंड है, ये यहाँ पे जाके ओपन हो रहा है, राइट। और आप ये भी अप्रिशिएट करोगे कि स्वेट ग्लैंड को किसी हेयर फॉलिकल का जरूरत नहीं है बाहर निकलने के लिए, राइट। ये देखो यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड जो होता है ऑलवेज अटैच टू द व्हाट, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल जो होता है वहाँ से उसका निकल रहा है सेबेसियस ग्लैंड, सीबम, ठीक है। और लेकिन स्वेट ग्लैंड को वैसा कोई अलग से हेयर का जो रूट है उसको नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, ये चीज़ हम डिफ्रेंशिएट किए। तो हेयर फॉलिकल्स आर व्हाट, इट इज़ अ ट्यूबुलर इन्वेजिनेशंस ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड का डिस्कस कर लिए, इट इज़ अ होलोक्राइन ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड क्या हो गया, ये एक्राइन भी हो सकता है, एपोक्राइन भी हो सकता है, एंड इट इज़ लाइक हेल्पिंग इन द थर्मो रेगुलेशन, राइट। नाउ स्किन थिकनेस ये सब इट्स फाइन। आप लोग ये डेटा है, इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड लोकेशन एंड द सन डैमेज, ठीक है। एंड इट्स थिनर इन द चिल्ड्रन एंड द अडल्ट्स, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका डेटा याद करना। इम्पॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ एक टर्म हम लोग देख रहे हैं, चोक वेसल्स। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, चोक वेसल्स, ठीक है। तो आपको जानना है चोक वेसल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखिए एक एंजियोजोम है और ये एक एंजियोजोम है। मेजर वेन, मेजर आर्टरी आप देख सकते हैं, राइट। उसके बीच में कुछ कनेक्शंस है, राइट, एक और दूसरे के बीच में कनेक्शंस है। तो चोक वेसल्स बिटवीन द एंजियोजोम ए एंड बी विद इन द मसल फाइबर। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जैसे जो हम लोग फ्लैप्स बनाते हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मायोक्यूटेनियस फ्लैप्स दैट यूटिलाइज दिस फिजियोलॉजी इंक्लूड द रेक्टस एब्डोमिनिस एंड द लेटिसमस डॉर्साई फ्लैप। तो ये जो जंक्शन है इसको हम लोग फ्लैप बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज कि ये जो चोक वेसल्स है विद इन द मसल स्पैन द 2 क्यूटेनियस टेरिटरीज ऑफ बोथ द एंजियोजोम्स। इससे क्या होगा कि अगर एक तरफ का अगर किसी तरह से ब्लॉकेज हो गया, कट गया, तो दूसरा तरफ से उसको सप्लाई मिलते रहेगा। तो ये चोक वेसल्स का इंपॉर्टेंस है। और फ्लैप के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़े भी है, जो आपका ओन ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। ग्राफ्ट का होस्ट टिश्यू पे डिपेंडेंट होता है कि होस्ट से हमको न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन फ्लैप का अपना ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ ये चोक वेसल्स का बहुत काम है, ठीक है। फिर क्या है, फंक्शन ऑफ स्किन। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन,
तो उसका फंक्शन क्या है, राइट। तो यहाँ पे मेनी फंक्शंस दिए हुए हैं। इसमें आपको विटामिन डी जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से बनता है ये याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम से जैसे टेम्परेचर रेगुलेट करना, बैरियर बनाना, ये सब आप जानते हो, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बस इतना जान के रखो, इट इज़ अ प्रोटेक्टर, राइट। यूवी रेडिएशन में 45 मिनट से ज़्यादा अगर आप रहोगे सनलाइट में लगातार तो आपको ट्यूमर मतलब स्किन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, राइट। लेकिन उसको अगर फिर से आप छाँव में चले जाते हो तो आपका स्किन कैंसर होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी खुद ब खुद क्या करता है, उस जो डैमेज सेल्स है, म्यूटेटेड सेल्स है, उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान के रखिए, है ना। सम किस तरह से पैथोफिजियोलॉजी देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले है रेडिएशन डैमेज, जो इसके बारे में डिस्कस किए। सेकेंड इज़ द कॉन्जेनाइटल डैमेज, है ना। तो रेडिएशन में लिखा हुआ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस काइंड ऑफ, राइट। द कॉन्जेनाइटल में सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में दिखता कैसे है, तो अभी हम लोग जितने भी इस तरह के डायग्राम्स देखेंगे हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आइडेंटिफिकेशन होगा सारे का, इसका डिस्क्रिप्शन अलग वीडियो में होगा। जब मैं स्किन सर्जरी मेडिसिन को कंबाइन करके बताऊंगा तो वो अलग एक वीडियो में बन जाएगा, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है ना। वो कॉन्साइज रहेगा, उसमें इस डायरेक्ट बुक से मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उसमें मैं अपना नोट्स बना के शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए NF1 को हम लोग जान के रखते हैं, अभी नाम नेमिंग हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि वॉन रेक्लिनहाउसेन डिजीज़, राइट, इसको NF1 को कहते हैं, ठीक है। कैफे ओले स्पॉट, ठीक है। सबक्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस ऑफ द स्किन, लिश नोड्यूल्स, ये सब नाम जो है आपके MCQs में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के अंडर में आ गया, ठीक है। नाउ हेयर द स्वान सेल जो आप पढ़ चुके हैं, द स्वान सेल फॉर्म द ट्यूमर्स, स्वान सेल फॉर्म द ट्यूमर्स, ठीक है। एक होता है गॉर्लिन सिंड्रोम, ठीक है। इसका एग्जाम में क्या होता है कि MCQs में क्या होता है, गॉर्लिन सिंड्रोम्स नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे नीवस बेजल सेल कार्सिनोमा लिखा रहता है, और बच्चा सोचता है कि यार ये तो बेजल सेल कार्सिनोमा बोल रहा है। नहीं, दिस इज अनदर नेम फॉर गॉर्लिन सिंड्रोम। और यहाँ क्वेश्चन में आपका ये क्रोमोजोम दे देगा, ठीक है, कि कौन से क्रोमोजोम में होता है, 9q 22 31, राइट। बायोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, क्रोमोजोम नंबर 9q, देखिएगा दोनों 9q था, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, गार्डनर सिंड्रोम, ये MCQs में रूल 1 आउट करके आता है क्वेश्चन, लेकिन आप जानिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं एक, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स आर नॉट रिलेटेड टू स्किन, तो यहाँ पे सबका नाम दे देगा साथ में, ठीक है। और आपको एक ऑड 1 आउट खोजना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं, वेट, ये देखो नाउ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक ये सिंड्रोम था, वो तो हम लोग देख लिए, ये भी 9q में था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द 9q, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ जनरलाइज डिजीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइपर हाइड्रोसिस, हाथ पैर से ज़्यादा पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्राइन स्वेटिंग ऑफ द पाम्स एंड सोल्स एंड फेट, एक्जिला एंड द ग्रॉइंस, ठीक है ना, जैसे कॉजिंग द some problems, functional and even social problems also, ठीक है। It is treated by botulinum toxin A, this is one of the use of botulinum toxin। ऑब्जेक्टिव्स में या फिर MCQs में या फिर वाइवा में आपको यूज ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको लिस्ट याद होना चाहिए, ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप उसको याद कर लेना, मैं बाद में आपको लिस्ट ये पूरा दे दूंगा, ठीक है ना, कि बोटुलिनम टॉक्सिन का कहाँ कहाँ यूज़ है, ठीक है। चलिए, लोग जवान होने के लिए यूज़ करते हैं फेस में, या फिर इवन इट इज़ यूज मैनी प्लेसेस, राइट। आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें से एक यूज़ उसका हाइपरहाइड्रोसिस है, एक्सेस स्वेटिंग। दूसरा है लाइपोडिस्ट्रोफी। जहाँ लाइपोडिस्ट्रोफी टर्म आएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ ट्रीटमेंट, इट इज़ ट्रीटमेंट बाय द ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग इंजेक्शंस ऑफ द पॉली एल लैक्टिक एसिड एंड फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी जान के रखो कि लाइपोडिस्ट्रोफी जो टर्म है
आपको बहुत एक कॉमन जो दवाई है उसके साथ आपको देखने को मिलता है, और ये एम्स का क्वेश्चन था। एम्स के क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉन्ग टर्म इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें से कौन सा प्रॉब्लम होता है। आंसर था लाइपोडिस्ट्रोफी, ठीक है, या फिर फॉलोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ द HIV, ये अगला क्वेश्चन आ सकता है, विद द प्रोटीएस इनिबिटर और इन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट। तो आपको ऑप्शन में ये तीनों दे सकता है और वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो एवरी लाइन फ्रॉम द बेली एंड लव कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, ये मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि लोग बेली लव नाम से ही डरते हैं कि फॉरेन राइटर है, कैसे होगा, क्या होगा, फेल करना है क्या, है ना। सीनियर्स भी डरा देते हैं आधा, डरना नहीं है। इट इज़ द बेस्ट बुक एंड एवरीबडी रीड्स दिस। तुमको पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। सब इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, जैसे एक का नाम दिए हम हिड्राडेंटिस सुपुरिटिवा, ठीक है। तो इट इज़ द फॉलिकुलर ऑक्लूजन फॉलोड बाय द फॉलिकुलाइटिस, है ना, फॉलिकल्स का इन्फ्लेमेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ द स्किन फ्लोरा बाय द स्टैफ ओरियस एंड द प्रोपाइनोबैक्टरम एक्नी, जिससे एक्नी होती है, जिससे एक्नी होता है, इसी से एक्नी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जान गए आप। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट आप लोग देख लीजिएगा कैसे होता है। मेरा काम है फोटो दिखाना। देखो फोटो देखो, आईडी देखो, ध्यान से देखना। ये एक्जिला है, ठीक है, एक्जिला का एक पार्ट है। आपको यहाँ हेयर दिख रहे होंगे एक्जिला में, राइट, ये हेयर्स दिख रहे होंगे ना। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दिस वन आपको कुछ एलिवेशंस भी दिख रहे होंगे, राइट, यहाँ पे, और कुछ डिप्रेशन भी यहाँ पे, राइट, ये, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल पिक्चर ऑफ हिराडेंटिस सुपुरिटिवा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये फॉलिकुलाइटिस, ठीक है, और साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है पायोडर्मा गैंग्रियोसम, ठीक है, राइट। नाउ ये डायग्राम देखो आप, ठीक है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको मतलब ये क्या है, राइट। तो आपको ये वेसल्स दिख रहे होंगे, एक मिनट, वेसिकल दिख रहे होंगे, देखो। तो पर देर इज द क्यूटेनियस अल्सरेशंस विद द पर्पल अंडरमाइंड एज्ड। ये अंडरमाइंड का मतलब क्या होता है, ऐसे, दिस इज द अंडरमाइनिंग ऑफ द अल्सर, ठीक है। और अंडरमाइन एज है ना, और पीजी जो है पायोडर्मा गैंग्रियोसम सेकेंडरी टू द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी सच एज IBD, ठीक है। IBD जो है आपको डिटेल में अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज़ पढ़ना है आपको मेडिसिन में, ठीक है। IBD इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिन, MCQ वाइज एंड इवन लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस फार्मा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आपका यहाँ इसमें भी पूछा जाता है, आपका इम्यूनोलॉजी में भी, रूमेटोलॉजी में पढ़ाया जाता है आपको मेडिसिन में, रूमेटोलॉजी में आपको डिटेल में पढ़ना होता है, ये सब मेडिसिन है। नॉन हॉचिकिन लिम्फोमा, वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है। तो ये सब में आपको पायोडर्मा गैंग्रियोसम ये टर्म आपको दिखने को मिल सकता है। ये ब्रेस्ट में आपको ये दिख रहा है, ये सब दिख रहे होंगे अल्सर टाइप, दीज आर अल्सर्स, दीज अल्सर्स, यू कैन दिख रहा है आपको, ये पूरा ये दिख रहा है, ये राइट। तो ये जब आप किताब में इसको बार बार देखिएगा ना, तब आपको इसको आप अप्रिशिएट और अच्छा से कर सकते हैं। देखो ये सब अल्सर्स को देखो, ठीक है। तो दीज आर अंडरमाइंड अल्सर्स, पर्पल अंडरमाइंड अल्सर्स, ठीक है, समझ में आया। इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इम्पेटिगो, ये आपका मेडिसिन का शॉर्ट नोट है, ठीक। इट इज़ द सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन जो स्टैफ या स्ट्रेप्टोकोकस दोनों से हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इम्पेटिगो। आप देख सकते हो इस तरह से ये निकला हुआ है, ये टूट के, राइट, ये दिख रहा है। ये आपको शॉर्ट केस में भी आपको पूछा जा सकता है इम्पेटिगो। मेडिसिन और सर्जरी में क्या होता है ना कि आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो उसको तो दैट इज़ ओके, क्योंकि आप जब भी कोई पेशेंट देखोगे तो आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे,
ठीक है। तो मैं एमपीटी को ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस जान के रखना ये इन्फेक्शंस है, राइट। यहाँ पे ये सब में भी आप लोग ये नियोस्पोरिन, नियोमाइसिन सल्फेट, इस तरह के चीज़ें आप एडवाइस कर सकते हैं, राइट। या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो आप दे सकते हैं, राइट। सरफाज आता है, सरफाज को ऑइंटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, जान के रखिएगा, है ना। स्किन के कोई भी होता है उसमें आप ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं साथ में। अगर टॉपिकल लगाने से काम नहीं चल रहा है तो आप ओरल भी आप एडवाइसेबल है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपने से ट्रीटमेंट नहीं करना है, पहले आपको किसी स्किन डॉक्टर से दिखा लेना होगा या फिर आपको रिफ़र करना होगा कि आप जाके एक बार स्किन एडवाइस ले लीजिए। ऑलवेज राइट द एडवाइस टू द स्किन डिपार्टमेंट, ठीक है। देन ओनली यू कैन गिव एनीथिंग। उन लोगों का काम होगा कि उसको एक्सेप्ट करना या फिर उसको चेंज करना, राइट। लेकिन क्योंकि पेशेंट अगर ठीक नहीं होगा तो वो चेंज द डॉक्टर कर देगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। एक टर्म आता है एरिसिपेलस। देखो ये आपको टिपिकल दिख रहा होगा ये, राइट। तो ये थोड़ा सा इडिमेटस भी होता है, बट आपको ये क्लियरली दिख रहा है, राइट। आपको समझ में आ रहा है ये क्या है। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल से एबनॉर्मल को पहचानिए। दिस इज़ लाइक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नीट का जो पैटर्न है या एम्स का पैटर्न है उसमें कम से कम 20 to 30% क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो इमेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको इमेज स्टैंडर्ड बुक से देखने होंगे, लोकल बुक से देखिएगा, लोकल राइटर से देखिएगा। दे आर नॉट गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द लोकल बुक्स। तो यू हैव टू थिंक लाइक द एग्जामिनर, कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। यू हैव टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर, ठीक है। चलिए, सेलाइटिस हो गया, वहाँ पे सूजन हो जाता है। देखिए ये जगह में देखिए सूजन हो गया है, ठीक है, नॉर्मल से, ठीक है। इन दोनों पैर को भी देखोगे, दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा, ये ज़्यादा सूजा हुआ लग रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ये यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन यू नो लाइक इज द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म, बट यू कैन ऑकर विथ एनीथिंग, डिपेंड ऑन वो IND करते हैं, IND करवाते हैं। IND करने के बाद क्या होता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करने के बाद जो पस आता है उसका कल्चर कराते हैं, उससे पता चलता है क्या है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। बट मेरा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ये आपका सर्जरी का शॉर्ट नोट है, सर्जरी का नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेलिनी सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्नियर्स गैंग्रीन। तो व्हाट आर द ड्रग विच कॉजेज द फॉर्नियर गैंग्रीन। क्वेश्चन आता है वाइवा में, नेम सम एंटी डायबिटिक ड्रग विच कॉजेज फॉर्नियर गैंग्रीन, ठीक है। नेम सम ड्रग्स विच कॉजेज फॉर्नियर गैंग्रीन। तो फॉर्नियर गैंग्रीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, ठीक है। और कौन सी दवाइयाँ से होती है, फार्मा में इसका वाइवा आता है, MCQs आता है, ठीक है। ये आप जान के रखिए, ठीक है। उसमें होता क्या है, ये है आपका टिपिकल बेली एंड लव। मतलब क्या होता है ना, समरी बॉक्स, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है बेली लव में। होता क्या है कि जब भी आपको कोई ये मिलता है आपका क्या बोलते हैं, चैप्टर में कोई आपका कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, तो अच्छे अच्छे बुक्स क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके देते हैं। बेली लव यही करता है। लास्ट में जो जितने भी पॉइंट्स लिखे थे ना, ऑल पॉइंट्स आर बेस्ड फॉर MCQs। किसी को पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समराइज करके दे दिया, जैसे CMDT करता है, ठीक है। तो मेडिसिन में इवन हैरिसन अगर आपको पढ़ने के पास टाइम नहीं मिला ना, आप CMDT लेटेस्ट एडिशन खरीद लो, ठीक है। आप बेसिक आपका एकदम मजबूत रहेगा, ठीक है। CMDT ले लो। और हम लोग तो लाइक इवन कुंडो हो गया, डेविडसन हो गया, ये सबसे अपना आदमी शॉर्ट में पढ़ लिया, ठीक है। बट बिलीव मी, हैरिसन में 800 पेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस, उसी से सारे MCQs बनते हैं। एंड यू शुड नो दिस 800 पेजेस, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा आपको हैरिसन बेस्ड टीचिंग जब करूंगा तो HBT, उसमें भी मैं ये 800 पेजेस के बारे में लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, ठीक है। सो गिव मी सम टाइम, आई विल डू माई बेस्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये टिपिकल फोटो है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस का, इसीलिए ये सर्जरी में इतना कॉमन है। देख के घबराओ मत, ठीक है। ये सब आपको लाइफ में कभी ना कभी आपको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। चाहे आप दुनिया के कोई भी कोना में रहो, आपको लाइफ में हर एक बीमारी जो भी आप पढ़े हो कभी ना कभी काम आएगा। इसलिए जो पढ़ोगे समझ के पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। साफ बात है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा मत पढ़ो, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये केस जो है मेनिंगोकोकल का,
ये टिपिकल मैंने पीकू में देखा था मेरे कॉलेज में। आई एम फ्रॉम NRS मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे पीकू की सब पीकू था, वहाँ पे नीकू था। तो पीकू में जब मेरी ड्यूटी थी तब ये एक पेशेंट आया था ये, तो मैंने देख के सीधा बोला कि यार ये तो मुझे गैंग्रीन लग रहा है, ठीक है। एंड बिलीव मी, मेरे जो साथ में जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने जैसे ही पेशेंट को देखा एंड ही वाज लाइक तुमने इसका ब्लड लिया, ग्लव्स पहने थे, ठीक है, मास्क पहने थे, एंड ही वाज लाइक सो एंक्शियस कि तुम किया कि नहीं, बिकॉज दैट केस वाज नथिंग बट इट इज़, देखो जैसे ये तुमको दिख रहा है ना पर्प्यूरेटस, तुम्हारा ये जो एक्यूट इन्फेक्शियस पर्प्यूरेटस फल्मिगेंस, ये मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया है एंड इट इज़ अ पोटेंट MCQ। हमेशा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूम के आ ही जाता है। पूरा बेबी का फोटो ही डाल दिया जाएगा उसका आँख को ढक के इस तरह से, ठीक है, आँख को ढक दिया जाएगा और बेबी का पूरा फोटो डाल देगा, ठीक है। और ये टिपिकल तुमको ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा, क्योंकि देख के सब बोलेगा गैंग्रीन हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा सेप्टिसीमिया से हुआ है, किस बैक्टीरिया से, मेनिंगोकोकल, इसलिए मैंने यहाँ पे मेनिंगोकोकल लिख दिया। समझ रहे हो आप? तो ये आप अपने देखना नॉर्मल, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे कुछ कुछ, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट। सिस्ट वाली एनी कैविटी विच कंटेन फ्लूइड, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो हम लोग को जानना होता है, वो होता है मिलिया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मिलिया। देखिए ये वाला, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक सन एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है, एल्डरली में या इस तरह से, तो बेबीज़ में भी दिखते हैं, एक्चुअली नॉर्मल होता है वो लोग, ठीक है। तो दीज आर केराटिन रिटेंशन सिस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है टिपिकल मिलिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं कि बेबी में कौन सा, बच्चों में जो न्यूनेट्स होते हैं जो लेस देन 1 ईयर होते हैं, उसमें से कौन कौन से चेंजेस जो होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, वहाँ से क्वेश्चन उड़ता है वाइवा में। बहुत सारे ऐसा मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो आपका एकदम बेबी बच्चे लोग में क्या होता है, नॉर्मल होता है, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मदर विल बी वेरी एंग्शियस कि मेरा बच्चा को क्या हो गया, ठीक है। आपको मदर को समझाना होगा कि देखिए ये नॉर्मल है, ये कुछ दिन में अपने ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व कर जाएगा, इसमें घबराना नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स, जब हम लोग वो डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ही बन जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये दीज आर द मल्टीपल स्क्रोटल एपिडर्मल सिस्ट, जैसे करके निकला हुआ है ना ये, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको कुछ नहीं हो पाएगा तो कम से कम सिस्ट तो बोल ही सकते हैं कि सर ये तो मुझे सिस्ट लग रहा है। एपिडर्मिस में हुआ तो एपिडर्मल सिस्ट, ये स्क्रोटम है तो स्क्रोटल सिस्ट, बहुत सारा है तो मल्टीपल सिस्ट। इसमें 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 टेंशन क्या है, थोड़ा सा देख के समझा दिए सर को कि सर ये तो हमको यही लग रहा है, सिस्ट है, स्क्रोटम में है, एपिडर्मल लग ही रहा है, मल्टीपल है, हो गया है ना। तो यू हैव टू मेक योर ओन वर्ड समटाइम्स, मेकिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है, इवन मेडिसिन इज़ एन आर्ट, ठीक है। और जो ये आर्ट को समझ गया वो बहुत आगे तक जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, विलियम ऑस्लर ने क्या कहा था कि ऑब्जर्वेशन इज़ द की, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन में ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, बहुत बड़ा वेरी कर दो यार। ऑब्जर्वेशन करोगे आपको आधा बीमारी वहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, उससे क्या होता है ना कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, राइट। अब आगे देखते हैं, कुछ स्किन ट्यूमर्स के बारे देखते हैं। इसके बारे में ना बहुत कम जगह लिखा रहता है, इस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में, कंसाइज में, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी डायग्राम्स तुम अभी यहाँ देखोगे, दिस ऑल डायग्राम्स जितने भी अभी देखोगे, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से MCQs में आते हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूज़ में इसके बारे में डिस्कशन होगा या कहीं पे तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे पैपिलरी वॉर्ड, वो HPV में, मतलब जिसको HPV का इन्फेक्शन, ये पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग, जैसे कुछ क्वेश्चंस आता है उसमें ये टर्म आता है कि HPV लिखा रहेगा, यहाँ HIV लिखा रहेगा, बहुत सारी चीज़ लिखा रहेगा, तो वेरुका वल्गैरिस ये टर्म दे देगा, ठीक है। तो वल्गैरिस, तो ये किस में होता है, वल्गैरिस मतलब होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, वेरुका, समझ में आया, इस तरह के टर्म्स रहते हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर का जो ये रहता है उसकी लाइक, तो इस तरह से
फ्रेंकल हो गया, लेटिगो हो गया, मोल्स हो गया, राइट। एक टर्म है जंक्शनल नीवस, तो इसको देखो कैसे ये ब्रेक हुआ है, देखो, ठीक है, ये है जंक्शनल नीवस, ठीक है, और बीच में देखो यहाँ पे, देखो कैसा है, ठीक है, देख रहे हो, मैं हटा रहा हूँ, देखो ये है जंक्शनल नीवस, ठीक है। दिस इज द डर्मो एपिडर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द नीवस सेल्स, ठीक है, विजिबल एज डीपली पिगमेंटेड मैक्यूल्स और पेप्यूल्स दैट ऑकर कॉमनली इन द चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस, ठीक है, समझ में आया। कुछ होते कंपाउंड नीवस, ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड नीवस, देखो ये देखो, ये हो गया कंपाउंड नीवस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, ऑलवेज कंपेयर। किताब में भी अगर मान लो ये आप पढ़ रहे हो ना, लाइब्रेरी से किताब ली हो या खरीद ली हो, जो भी है, आप हमेशा दो चीज़ को कंपेयर करो, ऑलवेज। कंपेयरिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये था तो उसमें ये चीज़ होगा, ऐसे करके, राइट। सो व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस इन योर लाइफ, आप वहाँ जाके पूछते हो कि यहाँ घूमने का क्या चीज़ है, यहाँ पे खाने का क्या अच्छा है ना, यहाँ पे शॉपिंग हम कहाँ कर सकते हैं, राइट, या फिर यहाँ पे हम फ़ोटो कहाँ कहाँ अच्छा खिंचा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह की प्लेसेस को आप खोजते हो, जानते हो। तो जब आप कोई नए बीमारी के बारे में पढ़ते हो तो आप ये क्यों नहीं करते हो कि उस पर्टिकुलर चीज़ में ऐसा क्या खास है कि हमको वो पढ़ना पड़ रहा है। तो दैट विल बी योर कीवर्ड, दैट विल बी योर कीवर्ड। एंड कीवर्ड जो लोग अपने वेबसाइट बनाए हैं कभी जानते हैं सब के बारे में, ठीक है, या गूगल काम कैसे करता है ना, गूगल वेब जो है वो काम कैसे करता है, तो वो सब कीवर्ड पे बेस्ड है। जो लोग थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज रखे हैं, जो वेबसाइट के बारे में नॉलेज रखे, वेबसाइट डेवलपिंग ये सब में, या गूगल कैसे काम करता है, सर्च को कैसे करता है, तो होता क्या है ना कि जो हम लोग वर्ड सर्च करते हैं गूगल में या कोई भी ऑनलाइन इसमें सर्च करते हैं, तो वहाँ पे एक स्पाइडर होता है, ठीक है, और स्पाइडर क्या करता है अपने वेब से, ये जो पूरा वेब होता है ना, ठीक है, मतलब एक्चुअली वो स्पाइडर नहीं होता है, दैट विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करता है, वहाँ से वो वर्ड्स को उठाता है कि अच्छा एक ये वर्ड डाला, एक ये वर्ड डाला, एक ये वर्ड डाला, ये वर्ड डाला, अब वहाँ से वो क्या करेगा, इसको सबको मिला देगा, और मिलाने के बाद जितने भी वेबसाइट होते हैं उसको सर्च करें। तो मतलब आप जो भी चीज़ सर्च करोगे, ठीक है, ये स्पाइडर क्या करेगा, उन वेब से सबको पकड़ पकड़ के आपको दिखाएगा कि जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया गया था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। समझ में आया? तो ऐसे काम करता है। तो मतलब आपको अल्टीमेटली कीवर्ड, जब आप कोई पेपर वर्क करोगे ना, जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे पेपर वर्क करोगे, तो कोई भी आर्टिकल में अगर आप देखिएगा तो नीचे में आपको मिलेगा 4 से 5 कीवर्ड, 4 से 5 कीवर्ड नीचे लिखा हुआ रहेगा। एक्चुअली जब आप सर्च करते हो तो यही कीवर्ड खोज के गूगल भी लाया, और जब आर्टिकल आप पब्लिश करने जाते हो तो यही कीवर्ड को आप लिख के देते हैं ताकि जो स्पाइडर है उसको पकड़ पकड़ के आपको दिखाए। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो हम मतलब इवन वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे एक वीडियो बना के डाल देंगे। जब आप लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बड़े बड़े आदमी बन जाओगे 5 साल 10 साल के बाद, जब हमको पूछोगे भी नहीं कि सर आप कौन थे, समझ में आया, तो उस समय तुम जब बड़े वेबसाइट बनाओगे ना, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी हम तुमको सिखा देंगे। मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो आप ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया एक नीवस के बारे में बताए। तो इसी तरह से आपका देखो जुवेनाइल मेलानोमा जो हो गया, देखो कैसे दिखता है, इसको बोले जुवेनाइल मेलानोमा बिकॉज इट इज़ द अदर नेम फॉर स्पिट नेवस। स्पिट जो नेवस है इसका अलग नाम है जुवेनाइल मेलानोमा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने गंदा कर दिया, मतलब ये देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। मैंने जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मैंने गंदा किया है, 1 मिनट, ठीक है, वेट अ मिनट, राइट, इसको मैं हटा देता हूँ। इट शुड बी क्लीन एंड टाइडी, राइट ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा था कि दिस आर रेडिश ब्राउन डीप डर्मल, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल मेलानोमा, बट दिस इज नॉट मेलानोमा, दिस इज जुवेनाइल मेलानोमा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसी तरह से एक टर्म आता है इंट्राडर्मल नीवस, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसी तरह का हेलोनेवस भी आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे क्या है ना, कैफे ऑलेट स्पॉट, ये NF1 में और मैकक्यूनी एल्ब्राइट सिंड्रोम में देखा जाता है। कैफे ऑलेट स्पॉट,
ठीक है, ये टर्म का प्रोनाउंसिएशन है। और ये कौन बीमारी में पाया जाता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, शॉर्ट नोट भी आता है कि बच्चे इसके बारे जानते हैं कि नहीं। ठीक है, जान के रखिए। ऐसा दिखता है कैफे ऑले स्पॉट। ठीक है, अब अगर कोई कैलिफोर्निया गया है, ठीक है, तो वेरी गुड, मेरे को भी ले जाना कभी। ठीक है, कैलिफोर्निया का जो बॉर्डर है ना, जो कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया है, उसका जो बॉर्डर है ना, वो कुछ कुछ इस तरह से दिखता है देखने में, देखो, तो इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है। और कोस्ट ऑफ कोई भी अगर मेरीन का ये बात किया जाए ना, कोई आइलैंड का या फिर ये रहेगा, तो उसमें इस तरह के पैचेस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म आया है। ठीक, अच्छा, जब मैंने बोला था आपको कि कुछ कुछ पीडियाट्रिक्स में क्या होता है, नॉर्मली पाया जाता है, कुछ नॉर्मल बर्थ मार्क्स जैसे पाए जाते हैं, उसमें से मंगोलियन स्पॉट, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, एक तुम्हारा जो मंगोलियन स्पॉट ये जो आपको दिख रहा है बम्प्स में, ठीक है, ठीक है, और क्या हो गया तुम्हारा ये नीवस स्पाइलस। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली था, ये आपका नीवस ऑफ ओटा एंड नीवस ऑफ ईटो है, नॉट और ब्लू नीवस जो आपको देखने में ही ब्लू दिखेगा। सॉरी, नीवस ऑफ स्पाइलस इज समथिंग डिफरेंट। नीवस ऑफ स्पाइलस जो है वो आपका वेट, नीवस ऑफ स्पाइलस इज व्हाट, नीवस ऑफ स्पाइलस इज नॉट ब्लू नीवस, बिकॉज ब्लू नीवस ये है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ फोटो ऑफ नीवस स्पाइलस। ओके, इसको थोड़ा सा मैं देख लूँगा, आई हैव जस्ट क्वेरीड अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, नीवस ऑफ ईटो। ठीक है, तो देखो नीवस ऑफ ईटो जो है आपका टिपिकल एकदम एकदम देखो, दो ब्रेस्ट के बीच में एकदम ये पोर्शन में हो रहा है, देख रहे हो, दिस इज नीवस ऑफ ईटो एंड दिस इज नीवस ऑफ ओटा। ठीक है, ये कोटा नहीं बोल रहे हम, ओटा। देखो, ओटा एंड ईटो ये नॉर्मली पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली पाया जाता है, ये बर्थ मार्क के रूप में बहुत सारे लोगों का होता है। ठीक है, मैंने एक पेशेंट का ये जगह पे, जो ये मान लीजिए ये ब्रेस्ट है, ठीक है, और जब एब्डोमेन एग्जामिन करने गया तब मैंने देखा यहाँ पे, बोला कि हमको मेरा सर बर्थ मार्क है ये इस तरह से। तो कहीं भी हो सकता है, वो नीवस ऑफ ओटा था। ठीक है, और नीवस ऑफ ईटो पूरा बॉडी में इस तरह से रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये इतने सारे नाम जो तुम देख रहे हो ना, या तो कोई जगह का नाम होगा या तो कोई आदमी का नाम होगा, और वो सब थे फॉरेनर्स। ठीक है, खोज के तो चले गए, ठीक है, और अपना नाम छोड़ के चले गए, उनके नाम पे इतना कुछ रख दिया गया, हम लोग उनका नाम याद करना है। दिस इज़ मेडिकल साइंस, राइट। ठीक है, और जब पीजी करने आओगे, और वो एमबीबीएस का चीज़ हुआ, जब पीजी करने आओगे तो तुमको खोजना पड़ेगा। ठीक है, और फिर तुम्हारे से 20 साल बाद आके कोई बोल के जाएगा कि देखो अपना नाम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो लाइफ में कुछ आए तो कुछ करके जाओ। ठीक है ना, फॉरेनर भी यही करते हैं, तुम लोग भी करना शुरू कर दो, अब सोचना शुरू कर दो एटलीस्ट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Rhinophaima is a typical question of nothing but these are nasal acne rosy and this is a ENT question। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो ENT अभी पढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट केस में भी कभी कभी Rhinophaima दे देता है। सॉरी, Rhinophaima इज नॉट दिस, आई एम सो सॉरी, दिस इज एडिनोसिबैसियम, दिस इज Rhinophaima। क्यों गलती मैं कर रहा हूँ, ये ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं TS। ये MCQs में पूछा जाता है। दिस इज एडिनोसिबेसियम, दिस इज द ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या बोनविल डिजीज़। एग्ज़ाम में ये बोनविल डिजीज़ के रूप में कम से कम 5 से 6 बार MCQ में एम्स और अलग अलग जगह में आ चुका है। इवन नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ठीक है, और ये अमरीश पुरी देखे होंगे, या मतलब उनके जैसे देखो नाक, देख रहे हो, इट इज़ राइनोपाइमा, ये ENT का क्वेश्चन है। दिस इज द ENT क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन था जो मैंने क्रैक करके मैं यहाँ तक आया। नीट में क्वेश्चन आया था कि एक्स्ट्रा मेमोरी पेजेड डिजीज़ कहाँ क्या होता है, मतलब पेजेड डिजीज जो होता है मेमोरी ग्लैंड छोड़ के कहाँ कहाँ होता है, इस तरह का क्वेश्चन कुछ बनाया था उन्होंने। ऑप्शन में था वल्वा, ये देखो, अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होंगे तो नॉर्मल वाला मैंने बताया है मेडिकल टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर में, जाके पढ़ लेना एनाटॉमी वहाँ पे। ठीक है, तो पेरिनियम को इन्वॉल्व किया है, दिख रहा है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, जायंट हेरी नीवस। इम्पॉर्टेंट क्या है, जायंट हेरी नीवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए ये है आपका जाइंट हेयरी कॉन्जेनिटल पिगमेंटेड निवस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो ये है डिस्प्लास्टिक निवस, क्योंकि ये कुछ अजीब सा है एकदम। ठीक है, ये सब देख के डरना चाहिए। वेन एवर यू डू अ नॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ पूरा बॉडी का स्कैन करोगे, तुम पूरा बॉडी को देखोगे, नेवर सी अ मतलब कोई बीमारी अगर कोई चीज़ लिखे सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इस प्रॉब्लम पे मत फोकस करो। ठीक है, लुक इन टू द लार्जर पिक्चर। उसमें ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इसके चलते ये हो रहा है, या फिर कोई दवाई वो खा रहा है उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि लुक इन द ब्रॉडर पिक्चर। कभी भी छोटा पिक्चर मत देखो कि नहीं यही होगा यार, ये तो हमको यही लग रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अब आना स्टार्ट हो गया, ये है रोडेंट अल्सर। रोडेंट अल्सर होता है बेसल सेल कार्सिनोमा में। ठीक है, उसका ये शॉर्ट में उन्होंने बताया कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कि यूवी रेडिएशन से ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, देखने में कैसा दिखता है, कि देख के तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। ये है बाबू, देख लो। सबसे पहले चीज़ जो तुमको हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये एक टिपिकल गंदा सा लुक है, दिख रहा है, अजीब सा। जब देखने में ही गंदा लगेगा तो अंदर में सोचो कितना गंदा लगेगा। दिस इज़ डेंजरस। इस तरह का जब भी तुम देखोगे, सीधा रिफर टू स्किन। भले तुम्हारा पेशेंट उसको लेके आया हो या नहीं आया हो, रिफर टू स्किन, बिकॉज तुम उसका लाइफ बचा लोगे। 30 से 50 साल तक का लाइफ बचा लोगे। कोई स्विमिंग पूल पे, सी बीच में ज़्यादा दिन रहता है, उन लोग को अल्ट्रावायलेट रे का बहुत एक्सपोजर होता है, उसमें ये रहता है। तुमको अगर मतलब यू डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम लोग इतना न्यूज़ देखते होगे कि नहीं, लेकिन एक स्विमर है, टॉप क्लास स्विमर, तो एक डॉक्टर उसका स्विमिंग देखने आया था। अचानक से उसने ये देखा, और देखने के बाद उसने सजेस्ट किया कि आप जाके एक बार चेकअप करा लीजिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एंड बिलीव मी, ही गॉट स्क्रीन्ड। ठीक है, और उसका लाइफ भी बच गया। ठीक है, अगर कोई इसको जानता होगा, डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। उसका नाम क्या था, रिसेंट ही है एकदम, बहुत रिसेंट, एंड ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन स्विमर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, दिस वन। ठीक है ना, देखने में ही एकदम गंदा लग रहा है। जो गंदा देखने में लगेगा ना, ये एक्चुअली गंदा है डेंजरस। इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको क्या दिख रहा है ना, देखो वैस्कुलराइजेशन हो गया है, देख रहे हो, नए नए वेसल्स बनने लगे हैं। कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, जो डेंजरस ट्यूमर होता है, उसमें वेसल फॉर्मेशन होगा, एंजियोजेनेसिस। अभी मैं कैंसर के बारे एक वीडियो बना रहा हूँ, कुछ देर के अंदर ही तुमको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारा एंजियोजेनेसिस जरूर होता है कैंसर्स में, मैलिग्नेंट कैंसर्स में खासकर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो है, जान के रखिए, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। फर्स्ट कॉमन क्या है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, उसके बाद क्या है, बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपीयर्स इन अ स्कार, इट इज नोन एज मार्जुलिन अल्सर। ये टर्म आपका एमसीक्यू में आया हुआ है, और कोई मुझे डायरेक्ट मैसेज करके ये बताएगा कि बर्न का जो अल्सर होता है उसको क्या बोलते हैं, बिकॉज ये भी आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वामस सेल कैंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी टर्म्स मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैंने मार्क किया हुआ, ये सब एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। ये फ़ोटो आपके एग्ज़ाम में दे सकता है। तो जितने भी फ़ोटोज़ होते हैं, या तो वो स्टैंडर्ड बुक से होते हैं, या फिर वो नॉन पेटेंट गूगल से होते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने का मजा टाइम नहीं हो रहा है, देन स्टार्ट प्लेइंग द गेम ऑफ सर्चिंग द इमेजेस इन द गूगल। तो गूगल से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, मतलब इमेजेस, जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ आप सर्च करोगे, ठीक है, वो आपको गूगल में इमेज मिल जाएगा, बिकॉज उसमें कॉपीराइट इशू होता है। देखो, इसके सर पे ही बना दिया मैंने, कॉपीराइट इशू होता है। ठीक है, ये देखो क्या है, ये भगवान क्या निकल गया सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नाक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अरे वो क्या निकल गया, ये देखो सिंग निकल गया नाक से, है ना, क्यूटेनियस हॉर्न। राइट, तो
किसी किसी का इस तरह से सर रहता है तो सर से भी ऐसे करके निकल जाता है। बेली लव के स्टार्टिंग फोटो में दिया हुआ है इसके बारे में, है ना, सिबेसियस हॉर्न बोलते हैं उसको, राइट। ये सब देखना, ये सब इंटरेस्टिंग है। मेडिकल साइंस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तुम लोग ना झेलू टाइप का पढ़ते हो कि यार पढ़ना है, झेल रहे हैं हम, इतना पढ़ेंगे कैसे। अरे इसको कुछ इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो यार, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, लगेगा कि आसान है, राइट। इट्स नॉट टफ, जितना सोचने में लगता है, जितना सीनियर्स बोलते हैं उतना टफ नहीं है, राइट। तो जो पढ़ने पे इंटरेस्ट, देखो कोई कोई चीज़ ड्राई होता है, जैसे फार्माकोलॉजी इज़ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा मसाला डाल डाल के, राइट, तब जाके याद होगा। बट ये सब तो तुम्हारे लाइफ में कभी ना कभी तुम उसको फेस करोगे, तो कि इतना इंटरेस्टिंग है ये। जस्ट इमेजिन, जब तुम्हारे पास एक पेशेंट आएगा और पूछेगा क्या है, और तुमको उसका नाम तक नहीं पता होगा, तुम इंटरनेट पे क्या सर्च करके उसको बताओगे, राइट। एग्जाम में तुम्हारा भले इंटरनेट सर्च नहीं करोगे, लेकिन जब 5 साल बाद प्रैक्टिस में उतरोगे तो हर चीज़ तुमको याद नहीं रहेगा जितना तुमको लगता है। तो इवन यू हैव टू विकीपीडिया, गूगल खोलना पड़ेगा। तो तुम क्या नाम से सर्च करोगे कि पेशेंट को उसको थोड़ा सा पढ़ के बता दोगे, समझ रहे हो। तो घोर बेइज्जती हो जाती है उस समय। तुम जो भले जिसका भी है, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, अगर तुम्हारे बगल में डिलीवरी भी होते रहेगा ना, तुमको बुलाएगा भैया थोड़ा सा हेल्प कर दो, असिस्ट कर दो, ठीक है, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, यू हैव टू सेव अ लाइफ। समझ में आया। और हर समय एग्जाम होता है, यही लाइफ में याद रखना, यही फंडा है, बेसिक फंडा ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू बी रेडी एनीवेयर एवरीवेयर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये टर्म है भैया, बाउडेन नहीं लिखा हुआ है, बावेन लिखा हुआ है। बावेन डिजीज इज अ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन C2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन MCQs में बहुत बार आ चुका है, बहुत बहुत बार। इवन इरेथ्रोप्लेसिया ऑफ क्वेराट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या होता है, मोज माइक्रोग्राफ क्या होता है, ये सब MCQs है, ठीक है, सारे के सारे MCQs है, आपको जानने हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, इसको देखो, ये टिपिकल है फोटो, क्या बनाया मैंने, बावेन डिजीज़। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका गूगल करके देखो कैसा लगता है देखने में। और जो फर्स्ट इमेज होगा या तो सेकंड इमेज होगा, ठीक है, जिसमें नो कॉपीराइट अगर लिखा होगा नीचे में, ठीक है, उसमें वो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे वाइवा में, सॉरी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। ये देखो, ये ग्लैंस पेनिस से, सर देख के तो मेरा घिना गया। कुछ नहीं है भैया, चुपचाप पढ़ो, दिस इज जस्ट अ इमेज एंड यू हैव टू सी व्हेन अ पेशेंट कम्स। आपको चेहरा नहीं बनाना है, आपको ऐसे करके आवाज़ नहीं निकालना है, चुपचाप देखो और उसको ट्रीट करो। इफ़ यू नो दिस यू ट्रीट इट, इफ़ यू डोंट नो टेल द पेशेंट, सर मैडम हमको नहीं पता ये क्या है, आप प्लीज़, मैं आपको रिफ़र कर रहा हूँ, आप उस डॉक्टर से दिखा लीजिए। ईगो अपने जेब में रखना, जब भी आप पेशेंट देखोगे आप किसी का लाइफ खराब कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो, डोंट टेक द मनी, डोंट टेक द फीस, tell them, sir madam I think this is not good, you go to a different doctor because I think I am referring him to him, he can treat you better than me। and इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ईगो नहीं है। तो जब भी पेशेंट को ट्रीट करो हमेशा चेयरफुल रहो, ठीक है, पेशेंट खुश रहेगा आपसे, और ईगो अपना जेब में रखो, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो, पेशेंट को बोलो कि सर आप किसी और डॉक्टर से दिखा लीजिए, हमसे नहीं समझ में आ रहा है, या मैं आपको रिफ़र कर दे रहा हूँ, आप किसी और से दिखा लीजिए। डोंट किल द पेशेंट प्लीज़, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब क्लासिफिकेशंस और ये सब जो होता है उससे MCQ बनता है, ठीक है। इसका आपको सबका लगभग जानना होता है, लगभग। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबका बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस कहीं ना कहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में आपको पूछा जा सकता है कि फेशियल बोन जो प्राइमरी इन्वेजन होता है ये T3 में होता है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हो गया एक तरह का। हाँ भाई चलो सही है ना। उसके बाद बेस ऑफ स्कल में जाता है, क्वेश्चन में क्या चेंज कर देगा, प्राइमरी इन्वेजन टू अ बेस ऑफ स्कल, गलत हो गया स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, उसमें से क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो जब भी आप कोई TNM या कोई भी स्टेजिंग आप पढ़ोगे ना, नेम स्टेजिंग, अगर मान लो कहीं पे किसी का नाम लिखा हुआ है कि फलाना डॉक्टर ने फलाना ये करके उन्होंने ये क्लासीफाई किया है, स्टेज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा, क्या नाम था उसका, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ। अगर वो क्वेश्चन एक साल आ गया तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अच्छा ये बताओ इन C2 वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या आ गया
कि एक बात बताओ कि तुम्हारा स्टेज 3 किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बना दिया। टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो ये स्टेजिंग पे क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो यू शुड नो, यू हैव टू लाइक सी कि एग्जामिनर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में क्या आता है कभी कभी कि प्रोग्नोसिस बताओ, तो वो डेप्थ देख के पता चलता है, ठीक है। सरफेस साइज का देख के पता चलता है, हिस्टोलॉजिकल ग्रेड देखना होता है, ठीक है। एक बॉर्डर्स ग्रेड होता है, वो सब जान के रखो। और माइक्रो इन्वेजन कितना है, इन्वेजन कितना है, ठीक है। तो ये है आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, टिपिकल फोटो। देखने में गंदा लग रहा है, घाव करे गंभीर, देखत में भी है ना, छोटन लगे या बड़न लगे जो भी है भैया मर जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप का ट्यूमर है ये, मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर। देख के रखो, जहाँ दिखा उल्टा पुल्टा गंदा संदा, सीधा रिफर द पेशेंट। इफ़ यू आर नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, रिफर टू हायर सेंटर, ठीक है। एंड कैंसर के लिए वो टाटा मेडिकल सेंटर जो होता है, चाहे वो मुंबई में हो, कलकत्ता में हो, जमशेदपुर में हो या वाराणसी में हो, है ना, just refer. Cancer means, like Tata Medical Center. I trust Tata. So I don't know why, but I trust Tata, right? It's my view. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बताया गया था, तारानाकी न्यूजीलैंड के बारे में। तो आप उसको एक बार देख लेना, क्या चीज़ बताया जा रहा था वहाँ पे, क्या हुआ था स्पेशल, ठीक है। देखो ये देखो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो मेलानोमा, दिस इज मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। और मैलिग्नेंट मेलानोमा जो था, ठीक है, मैलिग्नेंट मेलानोमा उसके बारे में ये देखो, क्यूटेनियस मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखो इसके बारे में बताया, समरी दिखा दिया है, आप पढ़ लो इसको एक बार, ठीक है। ब्रेसलाउ थिकनेस क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेंटिनल नोड क्या होता है भाई, फर्स्ट लिम्फ नोड जो होता है ना उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। ब्रेस्ट के जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल नोड, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक। देखने में बड़ी गंदा लगता है, जिसमें मार्जिन जो गोल गोल होता है ना इस तरह से, वो सब अच्छा रहता है, गुड, ठीक है। और जो ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा पेढ़ा इस तरह से रहता है ना, ये उल्टा पुल्टा कुछ बना दिया, तो समझो भैया ये तो डेंजरस है यार, मेरे से नहीं होगा। आप जाओ रिफ़र करो, आप, मेरे से नहीं होता है, ठीक है। ईगो अपने जेब में। नोड्यूलर मेलानोमा, ठीक है। देखो इरेगुलर मार्जिनेशन सबसे पहले डेंजरस बताता है कि भाई ये तो हम डेंजरस है। हाँ ये देखो क्या दिख रहा है, ब्लड वेस्कुलराइजेशन दिख रहा है, ब्लड वेसल के यहाँ पे क्या हो जाए, एंजियोजेनेसिस हुई है, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, देख के रखो, ठीक है। एक्रल लेंटिग्नस मेलानोमा कहीं बहुत जगह हो सकता है। देखो सब अंगुअल, उंगली में हुआ है, उंगली के नीचे दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है इरेगुलर मार्जिन, है ना, देख के खराब लग रहा है, टेंशन लग रहा है, देखिए। अच्छा एक होता है एजेसीसी, अगर आप सर्जरी पढ़ रहे हो तो आपको एजीसीसी का पहले तो फुल फॉर्म जानना होगा, अमेरिकन कमेटी ऑन कैंसर। और जितने भी सर्जरी है उसको आपको पैथो से कंपेयर करके, एक ऑर्गन है तो उसका आपको सर्जरी पढ़ना होगा, और पढ़ना क्या होगा, एजेसीसी जो है इंटरनेशनल है, और 2009 में उसका मेलानोमा का स्टेजिंग दिया था। लेकिन आपको लेटेस्ट हर एक जगह में हमेशा जब भी आप पढ़िएगा तो एजीसीसी का लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं, जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशंस हैं, वो आपको पढ़ने हैं, जो स्टेजिंग्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पूछा जाएगा बताइए लंग मेटास्टेसिस जो होता उसमें नॉर्मल एलडीएच लेवल होता है या बढ़ जाता है, या फिर M1B में होता है या M1C में होता है या A में होता है कि C में होता है, क्या में होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। या फिर आपको पूछा जाएगा, नॉर्मल दे देगा, ठीक है, कि लंग मेटास्टेसिस हुआ, ये हुआ और ये हुआ, उसमें बताइए T कितना था, N कितना था, और M जो है कितना था, TNM स्कोर बताओ कितना है, ठीक है। आपको एक क्लिनिकल केस दे देगा, या फिर आपको बोल देगा कि आपका मेलानोमा का स्टेजिंग है, उसमें लंग मेटास्टेसिस हो गया है, नहीं उसमें मान लीजिए उसका एक नोड इन्वॉल्व है, ठीक है, और आपका कोई अल्सरेशन नहीं है, ठीक है, और आपका ऑल लंग मेटास्टेसिस हुआ है, ऐसे करके मान लो क्वेश्चन फ्रेम किया, राइट। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो आप TNM का स्कोर बताइए
और या तो उसका उल्टा बोल सकता है कि 3 एम्स कोड दे दिया, बोलेगा बताओ क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आइदर वे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा गलती करे, ठीक है ना। यहाँ सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी के बारे में देखो लिखा हुआ है, ब्रेस्लो के बारे में लिखा हुआ है ना। यहाँ पे तुम्हारी दवाइयाँ हो गए बहुत सारे, एडजुवेंट थेरेपी में क्या क्या देते हैं, टारगेट थेरेपी क्या होता है, व्हाट इज़ टारगेट थेरेपी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे तुमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दिख जाएंगे। तो आपको चार्ट बना के याद रखना होगा कि एक तरफ लिखो ऑर्गन में लिखो कैंसर, उसका स्टेजिंग का नाम, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दिया जा रहा है। ऐसे करके चार्ट बनाओ और उसको बार बार रटो, क्योंकि फार्मा इतना आसान नहीं है। सर आप तो पीजी कर रहे फार्मा से, तो क्या हुआ, हमको सब थोड़ी ना याद है, पढ़ना पड़ता है, भूल जाते, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, राइट। एग्जाम को पहले फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, पूरा किताब हमको पता है। तो दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू लर्न इट ज़िंदगी भर। एक बार आप मेडिकल बन गए हो, आपको दवाई ज़िंदगी भर याद करना होगा, चाहे आप कैसे भी याद करो, राइट। सो चलो अब वैस्कुलर लीजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर वैस्कुलर लीजन्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है हिमेंजियोमा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक सिंड्रोम एसोसिएटेड है उससे। तो सिंड्रोम इज विच सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ हिमेंजियोमाटा, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये कैपिलरी हिमेंजियोमा देखो, देखने में कितना स्वीट लग रहा है, वाओ एकदम चेरी टाइप एकदम, लेकिन लग रहा है कि बस जाके खा लो, एकदम इतना अच्छा लग रहा है, बट खाने लायक नहीं है, बहुत गंदा होता है ये सब। ऐसे मैं कभी खाया नहीं हूँ, बता रहा हूँ बस तुमको, भावनाओं को समझो। ये देखो यहाँ पे पोर्ट वाइन स्टेन है, पोर्ट वाइन स्टेन, ये देखो पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है। जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस बोला था ना, वैसे ही देखो ये कैपिलरी वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ये डायग्राम बहुत कॉमनली पाया जाता है। सैल्मोन पैच देखो, ये रेगुलर, ये कुछ मैं बताया था नॉर्मल होता है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में मिलेगा आपको सैल्मोन पैच, ठीक है। स्ट्रॉबेरी न्यूवर्स, ये सब टर्म्स हैं। ये कैंपेल डी मॉर्गन स्पॉट जो होता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है सन एक्सपोज ओल्डर पेशेंट में, है ना। तो ये देखो देखने में अजीब सा लग रहा है, बट होता है ऐसा, कभी कभी बहुत सारा होता है। पायोजेनिक देखो, देखने में कितना हार्ड लग रहा है ये, है ना, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। इसको नाखून भी काटना चाहिए क्योंकि उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। लड़कियां ज़्यादा नाखून मत बढ़ा के रखिए, नेल पॉलिश तो बाद में भी लग जाएगा, बट अगर पेट खराब हो गया तब आपका गोलगप्पा कौन खाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, स्पाइडर निवाई, देखो कैसे करके बन रहा है, ये स्पाइडर जैसा है ना, तो स्पाइडर निवस, ठीक है। ये सब देख के आदमी आइडेंटिफाई कर लेता है। ये कुछ कैनाल्स जैसे दिए हुए हैं, ग्लोमस ट्यूरन में एवी शंट बनता है ना, तो उसमें इस तरह का बनता है। देखने में तो ये सिस्ट टाइप का लग रहा है, बट ये सिस्ट है नहीं, ठीक है। तो ग्लोमस ट्यूमर पे क्वेश्चन बहुत सारे एमसीक्यूज आए हैं, बहुत सारे वाइवा में क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करवा रहा था, ठीक है। ये देखो भाई साहब हम तो भाग रहे हैं यहाँ से, देखने में कितना खतरनाक है यार। ये जो देखेंगे हम पेशेंट को, हम बोलेंगे तो इतना दिन घर में कर क्या रहा था, हमको ये बताओ पहले, उसके बाद हम बात करेंगे तुमसे। देख के ही लगता है कि भाई ये तो डेंजरस है। इट इज़ अ रेयर बट हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर। समझ में आ रहा है, तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल है या एब्नॉर्मल, कुछ गड़बड़ है या नॉर्मल है, ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तब तुम पेशेंट को गाइड कर सकते हो। समझ रहे हो। चलो अब HIV का नाम लेते हैं। HPV का हम बात किए थे कुछ देर पहले के लिए, HIV के देखो नाम लिए, और यहाँ कैपोसिस सार्कोमा शॉर्ट नोट के लिए तैयार। कि HIV का पेशेंट को तुमको इस तरह का लीजन्स दिखेगा, देख लो भैया, ऐसे दिखेंगे। अगर होगा बोलना भैया आपको तो हो गया सार्कोमा, ठीक है। कौन सा माँ, सार्कोमा, ठीक है। चलो ये बताने के बाद मैं तुमको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट। मैंने उंड और अल्सर पे पहले ही बता दिया है, दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा भी होता है, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ उंड, ठीक है। और बेड सोर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी लिखा हुआ है, पैथोजेनेसिस लिखा हुआ है बेड सोर का। अल्सर के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। दिस ऑल आई हैव टॉट इन डिटेल इन माई वीडियो, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, और यहाँ से सारा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है, व्हाट इज़ अंडर माइंड, ये सब मैंने बता दिया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। साइनस इज़ अ ब्लाइंड ट्रैक्ट, ये साइनस है, ये एंड हो जाता है एक तरफ, एंड फिस्टुला जो होता है उसमें दोनों तरफ ओपनिंग होती है। ये साइनस वर्सेस फिस्टुला आपका वाइवा में पूछा जाता है। व्हाट इज़ अ फिस्टुला, नेम्स ऑफ फिस्टुला, तो उसमें एक टर्म आता है TEF, ट्रैक्योइसोफिजियल फिस्टुला, ये आपका ENT में आपका शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। ब्रेकल फिस्टुला एनाटॉमी का क्वेश्चंस होता है, एनाटॉमी में आता भी है। और AV शंट क्या होता है, AV फिस्टुला क्या होता है, इसमें भी आपका क्वेश्चन आता है ना। डायलिसिस करने के समय भी हम लोग कुछ फिस्टुला बनाते हैं, तो ये सब आपको जानना है।
Okay, so I'm signing off. It is nearly 1 hour of the lecture. We'll meet you in the next lecture. Okay, bye.